नमस्कार, यूपी पैनल्स के एक नए वीडियो में आपका स्वागत है। इस नए वीडियो में हम लोग मेंस में आए हुए जीएस के क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। इसके अलावा हम उन क्वेश्चंस को भी देखेंगे जो एग्जाम में आ सकते हैं, यानी कि मोस्ट प्रोबेबल क्वेश्चंस को भी हम लोग इस वीडियो और इस सीरीज में आने वाली वीडियोज़ में डिस्कस करेंगे। एक बात और यहाँ पर ध्यान रखें कि हम लोग यहाँ पर केवल क्वेश्चंस को ही डिस्कस नहीं करेंगे, बल्कि इन क्वेश्चंस को आंसर कैसे करें, कैसे लिखें, इसकी बात भी करेंगे। लेकिन आगे बढ़ने से पहले ये बात हमें क्लियर होनी चाहिए कि ये जो वीडियो सीरीज है, ये जो क्लास है, ये कोई आंसर राइटिंग की क्लास नहीं है। हाँ, आंसर राइटिंग इसका एक पार्ट जरूर है। हम लोग बेसिकली यहाँ क्वेश्चन वाइज आगे बढ़ेंगे और हर क्वेश्चन के अकॉर्डिंग अपने कंसेप्ट्स को बिल्ड करने की कोशिश करेंगे। कंसेप्ट्स को बिल्ड करने के बाद हम लोग देखेंगे कि जो पर्टिकुलर क्वेश्चन हमने यहाँ पर उठाया है, उस क्वेश्चन की डिमांड क्या थी, उसके की टर्म्स क्या थे जिनको हमें आंसर लिखते समय ध्यान रखना है। और उसके बाद हम लोग देखेंगे कि उस क्वेश्चन का एक अच्छा हाई स्कोरिंग आंसर कैसे लिखा जा सकता है। तो आज हमारा जो क्वेश्चन है वो है, महासागरीय जलधाराओं को प्रभावित करने वाली शक्तियां कौन सी हैं, यानी कि व्हाट आर द फोर्सेस दैट इन्फ्लुएंस ओशन करंट। ये जो सवाल है 2022 में यूपीएससी के मेंस में आया हुआ है और इसके अलावा यूपी पीसीएस मेंस में 2018 में, और उसके बाद भी इसी थीम पर कई सवाल पूछे जा चुके हैं। टर्म्स अलग हो सकते हैं, लेकिन जो एसेंस था क्वेश्चन का वो यही था। जैसे क्वेश्चन आया था कि महासागरीय धाराओं की उत्पत्ति कैसे होती, तो वो भी इसी का एक पार्ट है। ओशन करंट एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है पीसीएस मेंस के लिए भी और प्री के लिए भी। ये टॉपिक से पीसीएस प्री और मेंस दोनों में सवाल आने की प्रोबेबिलिटी बहुत ज़्यादा हाई रहती है। प्री में तो इससे लगभग हर साल आपको सवाल देखने को मिलता है और मेंस में भी लगातार इस टॉपिक से क्वेश्चंस आते रहे हैं। ठीक है, अब यहाँ पर हमारे पास जो क्वेश्चन है, इसमें अगर देखें तो इसमें दो की टर्म है। पहला की टर्म है हमारे पास समुद्री धाराएं। तो समुद्री धाराएं या महासागरीय धाराओं में हम लोग यहाँ पर देखेंगे कि समुद्री जो जलधाराएं हैं या जो महासागरीय जलधाराएं या जो ओशन करंट है वो क्या होते हैं, हम इसको देखेंगे। इसके अलावा जो दूसरा पार्ट इस क्वेश्चन का है कि इसको प्रभावित करने वाली शक्तियां कौन सी हैं, यानी कि इन जलधाराओं को प्रभावित करने वाली शक्तियां या कारक, उनको हम लोग यहाँ पर देखेंगे। तो अगर हम बात करें तो हमारा जो आंसर होगा वो इन दो चीज़ों के आसपास ही होगा। पहली चीज़ होगी कि महासागरीय जलधाराएं क्या होती हैं, और उसके बाद हम बात करेंगे कि कौन सी ऐसी शक्तियां हैं जो महासागरीय जलधाराओं को प्रभावित करती हैं। प्रभावित करने का मतलब यहाँ पर क्या हो जाता है, प्रभावित करने का मतलब यहाँ पर हो जाता है कि कौन सी शक्तियाँ, कौन से कारक, कौन से बल ऐसे हैं जो महासागरीय जलधाराओं की उत्पत्ति को प्रभावित करते हैं, जिनकी वजह से महासागरीय जलधाराएं उत्पन्न होती हैं। कौन सी शक्तियाँ ऐसी हैं जो उनकी गति को, इनकी स्पीड को प्रभावित करती है, और कौन सी शक्तियाँ ऐसी होती हैं जो उनकी दिशा को प्रभावित करती हैं। लेकिन आगे बढ़ने से पहले, केवल आंसर लिखने से पहले हमें ये पता होना चाहिए कि कंसेप्ट क्या है। वैसे आजकल एक नया ट्रेंड चला है और उस ट्रेंड में क्या होता है कि लोग सीधे आंसर राइटिंग में उतर जाते हैं, सीधे आंसर लिखना शुरू कर देते हैं। बहुत से लोग आंसर राइटिंग को ही फ्रंट फुट पर रखते हैं कि आंसर राइटिंग सीखिए, आंसर राइटिंग करिए। लेकिन जब तक हमारे पास उस पर्टिकुलर कंसेप्ट की जानकारी नहीं है, हमारा कंसेप्ट ही क्लियर नहीं है, हमारे पास लिखने के लिए मटेरियल ही नहीं है, तो हम लिखेंगे क्या। एक और नई चीज़ शुरू हो गई है आजकल कि आपको बने बनाए आंसर्स मिल जाते हैं, बैचेस शुरू हो जाते हैं और वहाँ पर आपको बने बनाए लिखे लिखाए आंसर जो है वो दे दिए जाते हैं और आपसे कहा जाता है कि आप इसको रट लें। औसत दर्जे के ये आंसर्स होते हैं और उन आंसर्स को आप रट लेते हैं और रटने के बाद जब एग्ज़ाम हॉल में पहुंचते हैं तो दो बातें यहाँ पर हो सकती हैं। पहली बात तो ये है कि या तो उन क्वेश्चंस में से जिनके आपने आंसर्स रटे हैं कोई एग्ज़ाम में आ जाएगा, या हो सकता है कि उनमें से कोई आपको एग्ज़ाम में मिले ही ना। अगर एग्ज़ाम में उनसे कोई क्वेश्चन आया ही नहीं है तो एक अलग बात हो जाती है, और अगर आया है तो हमें देखना होगा कि जो आंसर हम लिखने जा रहे हैं उसको हम बिना कंसेप्ट को समझे, उसको हम बिना तैयार किए किस तरीके से केवल रट के रिप्रोड्यूस कर पा रहे हैं। ठीक है, हम क्या क्वालिटी दे पा रहे हैं, और उसके बाद वो आंसर्स हमें कितने मार्क्स दे पाएंगे, इसको कोई कहने की ज़रूरत नहीं है। सबसे ज़रूरी चीज़ जिसमें आजकल के लोग बिल्कुल बरगला कर बैठे हुए हैं वो ये है कि खुद मेहनत ना करना। स्पून फीडिंग का ज़माना एक तरीके से आ चुका है। लोगों को बने बनाए आंसर चाहिए होते हैं, बनी बनाई चीज़ें चाहिए होती हैं। लोग कम मेहनत करके इस एग्ज़ाम को क्लियर करना चाहते हैं, जो कि इस एग्ज़ाम को पास करना लगभग आपके लिए असंभव बना देता है। ये जो एग्ज़ाम है आपके जेन्यूननेस को टेस्ट करता है। आपके कंसेप्ट क्लियर होने चाहिए और उन कंसेप्ट के बाद जब आप आंसर लिखते हैं तो वो आंसर अलग दिखाई पड़ता है। आपकी कॉपीज़ जो हैं वो बाकियों से अलग दिखाई पड़ती हैं, और इन अलग दिखाई पड़ने वाले कॉपीज़ में अलग दिखाई पड़ने वाले मार्क्स भी मिलते हैं जो आपको सिलेक्शन के करीब ले जाते हैं।
मैं फिर से बता रहा हूं कि इन क्लासेस में हम केवल आंसर नहीं लिखेंगे, बल्कि हम उन क्वेश्चन से रिलेटेड जितने भी कंसेप्ट हैं उन कंसेप्ट को बिल्ड करेंगे। कंसेप्ट को बिल्ड करने के बाद हम आंसर्स में उन कंसेप्ट को कैसे अप्लाई करना है, कैसे इंप्लीमेंट करना है और किस तरीके से एक बेहतरीन आंसर लिखना है वो देखेंगे। ये सीरीज जारी रहेगी। आगे हम ऐसे कई सारे अलग अलग टॉपिक्स के, अलग अलग पेपर्स के जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन उनको डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो जैसा कि हमारे क्वेश्चन में है कि महासागरीय जलधाराओं को प्रभावित करने वाली शक्तियां कौन सी हैं, तो यहाँ पर बेसिकली जैसा हम लोगों ने कुछ देर पहले बात की थी कि दो चीज़ें डिस्कस करनी है। पहली चीज़ डिस्कस करनी है कि महासागरीय जलधाराएं क्या होती हैं, कि जब तक हमको महासागरीय जलधाराओं के बारे में नहीं पता होगा कि वो क्या होती हैं, हम शक्तियों को कैसे समझ पाएंगे, है ना। तो हम पहले देखेंगे कि ओशन करंट क्या होती हैं, और उसके बाद दूसरी चीज़ जो है कि इसे प्रभावित करने वाली फोर्सेस, बल या कारक क्या हैं, इन्हें समझना जरूरी है। तो इन दोनों चीज़ों को पहले हम समझ लेते हैं, अपने कंसेप्ट को बिल्ड कर लेते हैं। अब हम जानते हैं कि ये जो हमारी धरती है, अगर हम इस धरती की बात करें तो हमको ये पता है कि हमारी धरती में केवल ज़मीन नहीं है, बल्कि इस पृथ्वी में कुछ हिस्से में पानी है और कुछ हिस्से में क्या है, ज़मीन है, यानी कि कॉन्टिनेंट्स हैं, यानी कि महाद्वीप हैं, द्वीप हैं, और पानी यानी कि वाटर है। वाटर सबसे ज़्यादा कहाँ पर है, ओशन में है। और हमें यह भी पता है कि लगभग 2/3 भाग में हमारा जो समुद्र है, आप सबने समुद्र को जरूर देखा होगा। अगर असलियत में नहीं भी देखा है तो टीवी, फिल्मों वगैरह में आपने समुद्र को देखा होगा। और हम ये भी जानते हैं कि समुद्र का जो पानी है वो स्थिर नहीं रहता, वो हमेशा मूव करता रहता है, लहरों के रूप में वो तट से टकराता रहता है। ये भी एक प्रकार का पानी का मूवमेंट ही तो है। तो ये जो समुद्र के पानी का मूवमेंट है, ये दो तरीके का होता है। एक होता है इर्रेगुलर मूवमेंट और दूसरा होता है रेगुलर मूवमेंट। इर्रेगुलर मूवमेंट का मतलब होता है कि पानी कहीं भी चला जा रहा है, उसकी कोई निश्चित दिशा नहीं है, किसी भी दिशा में मूव कर रहा है, उसकी कोई निश्चित गति नहीं है, ठीक, और कोई सामान्यता उसमें नहीं मिल रही, इसीलिए तो उसको इर्रेगुलर बोला जा रहा है। जबकि रेगुलर का मतलब होता है कि पानी एक निश्चित डायरेक्शन में, एक निश्चित दिशा में मूव कर रहा है। तो यहाँ पर हम जब महासागरीय जलधाराओं की और उससे रिलेटेड कंसेप्ट की जब हम बात करते हैं तो हम देखते हैं किसको, हम देखते हैं रेगुलर मूवमेंट को। पानी का जो रेगुलर मूवमेंट है उसको हम लोग यहाँ पर देखते हैं, ठीक, जहाँ पर पानी एक निश्चित दिशा में मूव कर रहा है। यही पानी जो एक निश्चित दिशा में मूव करता है उसी को हम ओशन करंट या महासागरीय जलधारा या समुद्री जलधारा कहते हैं। अगर हम इसको डिफाइन करना चाहें तो हम इसको डिफाइन कैसे करेंगे, तो हम इसको डिफाइन कैसे करेंगे, हम कहेंगे कि द जनरल मूवमेंट ऑफ अ मास ऑफ ओशियनिक वाटर इन अ डेफिनिट डायरेक्शन इज कॉल्ड ओशन करंट, यानी कि द जनरल movement of a mass of oceanic water in a definite direction। ये क्या होता है, ये ओशन करंट होता है। यहाँ पर दो चीज़ें हैं, पहली बात तो जनरल मूवमेंट और दूसरा डेफिनेट डायरेक्शन। लेकिन इसको हिंदी में भी समझ लेते हैं। इसका लिटरल मीनिंग ये निकल के आता है कि जो सागर हैं और जो महासागर हैं उनके जल का सामान्य रूप से एक निश्चित दिशा में जो मूवमेंट हो रहा है उस मूवमेंट को बोला जाता है ओशन करंट। हिंदी में अगर हम इसको डिफाइन करना चाहें तो कैसे डिफाइन करेंगे, इसी की हिंदी हो जाएगी कि सागरीय जल की एक निश्चित दिशा में सामान्य गतिशीलता महासागरीय जलधारा कहलाती है। सागरीय जल की एक निश्चित दिशा में सामान्य गतिशीलता महासागरीय जलधारा कहलाती है। ठीक, अब इस क्वेश्चन में महासागरीय जलधारा क्या होती है तो बताएंगे ही, लेकिन हमारा जो फोकस है वो फोकस महासागरीय जलधाराएं नहीं है। हमारा फोकस क्या है, महासागरीय जलधाराओं को प्रभावित करने वाली शक्तियां मेन फोकस है।
तो महासागरीय जलधाराएं क्या होती है इसको हम क्वेश्चन की भूमिका में बता देंगे, और बाकी जो क्वेश्चन की बॉडी होगी उस बॉडी में हम डिस्कस करेंगे इनको प्रभावित करने वाली शक्तियों को। ठीक, तो यहां जैसे मैंने अभी बताया कि दो चीजें हैं, जनरल मूवमेंट और डेफिनिट डायरेक्शन, और हिंदी में क्या है, निश्चित दिशा और सामान्य गतिशीलता। ये दो चीजें यहां पर निकल के आ रही हैं। पहली जो चीज है वो है सामान्य गतिशीलता, यानी कि इसकी गतिशीलता जो है वो सामान्य है, इसका जो मूवमेंट है वो कैसा है, वो जनरल मूवमेंट है, मतलब ये एक नॉर्मल फिनोमिना है, ये एक नॉर्मल मूवमेंट है। यहाँ पर जो पानी है जिसको हम ओशन करंट बोल रहे हैं उसका काम ही है मूव करना, वो मूव करता ही रहता है, कभी रुकता नहीं है। दूसरा ये है कि ये एक डेफिनिट डायरेक्शन या निश्चित दिशा में ही मूव करेगा, है ना, एक निश्चित दिशा में ही मूव करेगा, यानी कि कभी भी अपनी दिशा को नहीं बदलेगा। अगर ये इक्वेटर से पोल्स की तरफ जा रहा है या पोल्स से इक्वेटर की तरफ आ रहा है या पूरब से पश्चिम की तरफ जा रहा है या पश्चिम से पूरब की तरफ जा रहा है, तो ये हमेशा उसी दिशा में चलता रहेगा, ये कभी भी अपनी दिशा को नहीं बदलेगा। हालांकि इसका एक्सेप्शन भी है, हमारे हिंद महासागर में या जो इंडियन ओशन है उसमें एक जलधारा है जो सीजनली मौसम के हिसाब से नियमित रूप से अपनी दिशा को बदलती है। उसका नाम क्या है ये आप मुझे कमेंट में बताइएगा, नहीं पता है तो ढूंढ के बताइएगा कि कौन सी ऐसी जलधारा है हिंद महासागर की जो अपनी दिशा को बदलती है। अब यहाँ पर ओशन करंट तो हम लोगों ने देख लिया कि पानी की वो मात्रा, वो मास जो एक निश्चित दिशा में लगातार मूव करता रहता है उसको हम ओशन करंट बोलते हैं। इससे रिलेटेड कुछ टर्म्स हमारे पास और है, जैसे एक टर्म है ड्रिफ्ट, एक टर्म है स्ट्रीम, इनको भी डिस्कस कर लेते हैं। ड्रिफ्ट बेसिकली क्या होती है, ड्रिफ्ट जो है वो भी पानी का मूवमेंट है, लेकिन ये पानी का इर्रेगुलर मूवमेंट है, यानी कि यहां पर पानी जो है वो एक निश्चित दिशा में मूव नहीं करता। तो वो पानी का मूवमेंट जिसकी कोई निश्चित दिशा नहीं होती है, जिसकी एक डेफिनिट डायरेक्शन नहीं होती है, उसको बोला जाता है ड्रिफ्ट। हालांकि इसकी भी एक्सेप्शंस हैं कि कहीं कहीं पर धरती में जो पवनें हैं, जो विंड्स हैं, वो इतनी ज़्यादा डोमिनेंट होती हैं, इतनी ज़्यादा प्रभावशाली होती हैं कि वो वहाँ के पानी को, वहाँ की ड्रिफ्ट को अपनी दिशा बदलने ही नहीं देती। तो कुछ ऐसी ड्रिफ्ट भी हैं जो एक निश्चित दिशा में ही चलती हैं हवाओं की वजह से, लेकिन जनरली ड्रिफ्ट क्या है, जिनकी कोई भी दिशा निश्चित नहीं होती है। दूसरा होता है स्ट्रीम। अभी हम लोगों ने करंट को देखा, करंट में पानी का मूवमेंट हो रहा है एक निश्चित डायरेक्शन में। जब ये जो पानी का मूवमेंट है इसकी गति बढ़ जाती है और इसमें जो पानी का वॉल्यूम है, पानी की जो मात्रा है वो बहुत ज़्यादा हो जाती है, तब इसी करंट को बोला जाता है क्या, इसी करंट को ड्रिफ्ट बोला जाता है। तो ये स्ट्रीम क्या हो गई, ये स्ट्रीम हो गई जब पानी का जो मूवमेंट है उसमें पानी का वॉल्यूम बहुत ज़्यादा हो जाता है और उसकी स्पीड करंट के मुकाबले तेज हो जाती है, तो इसको क्या बोला जाता है, इसको स्ट्रीम बोला जाता है। और इसका एग्जाम्पल क्या है, इसका एग्जाम्पल है गल्फ स्ट्रीम। ठीक है, अच्छा ये हो गया कि गल्फ हो गई, करंट हो गई, स्टीम हो गई, इनका आंसर मुझे लगता है आपको क्लियर हो गया होगा। इसके अलावा जो ओशन करंट्स हैं वो ओशन करंट्स को तापमान के आधार पर भी क्लासिफाई किया गया है। एक वो ओशन करंट होती है जिनका तापमान कम होता है, इनको हम ठंडी जलधाराएं या हम इनको कोल्ड करंट बोलते हैं, और दूसरी वो होती हैं जिनका तापमान ज़्यादा होता है कंपैरेटिवली, इनको हम गर्म जलधाराएं या वार्म ओशन करंट बोलते हैं। जनरली क्या होता है कि वो ओशन करंट जो इक्वेटर से पोल्स की तरफ मूव करती हैं, क्योंकि इक्वेटर पर तापमान ज़्यादा होता है, तो इक्वेटर से पोल्स की तरफ मूव करने वाली जो ओशन करंट होती है वो जनरली कैसी होती हैं, गर्म जलधाराएं होती हैं। और वो ओशन करंट जो पोल्स से इक्वेटर की तरफ आ रही हैं, तो वो एक ठंडी जगह से गर्म जगह की तरफ आ रही हैं, तो वो ठंडी होंगी। ठीक है, तो इनको हम लोग बोलते हैं कोल्ड ओशन करंट। तो इनके बारे में किसी और सवाल में बात करेंगे जो इनसे रिलेटेड होगा। फिलहाल हमारे इस क्वेश्चन के आंसर में इनका कोई संबंध नहीं है। तो ये तो मोटे तौर पर हमारे सामने बात हो गई कि ओशन करंट क्या होती हैं। अब दूसरे पार्ट में आते हैं। दूसरा पार्ट क्या है कि इनको प्रभावित करने वाली शक्तियां कौन सी हैं। अब इनको प्रभावित करने वाली शक्तियों की जब बात करते हैं तो इनमें वो शक्तियां, वो बल या वो फैक्टर्स आते हैं, जैसा हम लोगों ने कुछ देर पहले बात की थी, जिनके कारण इनका ओरिजिन होता है, यानी कि जो इनकी उत्पत्ति के कारक होते हैं, या वो कारक आते हैं या शक्तियां आती हैं जो इनकी गति यानी कि स्पीड और दिशा यानी कि इनका जो डायरेक्शन है उसको डिसाइड करते हैं।
हम एक बार इन सारे फैक्टर्स को समराइज कर लेते हैं, समझ लेते हैं, फिर आगे चलते हैं। कई सारे फैक्टर्स हैं। तो यहाँ पर प्रभावित करने वाली शक्तियों की अगर हम लोग बात करें तो इन शक्तियों में हमारे पास क्या आता है? शक्तियों में हमारे पास आता है धरती का घूमना। धरती का घूमना, या हम बोलें धरती का घूर्णन, या इंग्लिश में बोलें रोटेशन ऑफ अर्थ। ये रोटेशन ऑफ अर्थ भी एक फैक्टर है जो ओशन करंट को प्रभावित करता है। क्यों? क्योंकि धरती के घूमने से एक बल उत्पन्न होता है जिसको बोलते हैं कोरियालिस बल। हम लोग अभी कुछ देर में इसकी बात करते हैं, उतनी ही जितनी यहाँ पर जरूरी है। कोरियालिस बल को डिटेल में हम लोग आगे कभी देखेंगे। ठीक, इसके अलावा तापमान या इंसोलेशन, ये भी प्रभावित करता है। इसके अलावा ग्रेविटी, गुरुत्वाकर्षण। गुरुत्वाकर्षण के अलावा हमारे पास है घनत्व, यानी कि पानी की डेंसिटी। फिर पवन, यानी कि विंड्स। ये जो चीज है ये हमारे पास ओशन करंट को प्रभावित करती हैं। इसके अलावा अगर हम लोग देखें तो जो तट रेखा है, जो महाद्वीप होते हैं, महाद्वीपों की जो तट रेखा होती है वो तट रेखा भी इसको प्रभावित करती है। और साथ ही साथ जो बॉटम रिलीफ है, बॉटम रिलीफ है यानी कि समुद्र के तली का जो आकार है, समुद्र के तली की जो संरचना है वो भी इसको प्रभावित करती है। तो इनको एक एक करके समझते हैं, फिर उत्तर को देखते हैं हम लोग। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें तो सबसे पहला पॉइंट हमारे पास जो है वो आता है पृथ्वी का घूर्णन, यानी कि रोटेशन ऑफ अर्थ। ये हमारी पृथ्वी है मान लिया, और ये हमारा पृथ्वी का 0 डिग्री लैटिट्यूड, यानी कि ये हमारा भूमध्य रेखा है, ये हमारा इक्वेटर है। हम सब जानते हैं कि पृथ्वी जो है वो अपनी धुरी पर क्या कर रही है? घूम रही है। अपनी एक्सिस पर क्या कर रही है? रोटेट कर रही है, गोल गोल घूम रही है। लेकिन कौन सी दिशा में घूम रही है? तो अगर हम देखें तो ये नॉर्थ है, ये साउथ है, ये ईस्ट है, और ये क्या है? वेस्ट। धरती जो है वो वेस्ट से ईस्ट की तरफ मूव जो है वो घूम रही है, इधर से इधर की तरफ धरती जो है वो घूम रही है। अब ये धरती जब घूम रही है तो इस धरती के घूमने की वजह से एक बल उत्पन्न होता है। मान लीजिए कि आप एक कार में बैठे हुए हैं और ये कार बहुत तेज गति से चल रही है, और इस कार की खिड़की खोलकर अगर आप अपना हाथ बाहर निकाल लेते हैं कार से, तो कार की दिशा के विपरीत दिशा में आपके हाथ पर बल लगेगा। हालांकि अभी हाथ पर जो बल लग रहा है वो हवा की रेजिस्टेंस की वजह से लग रहा है, लेकिन इसको समझने के लिए हम ये एग्जांपल ले सकते हैं। या अगर आप कोई कपड़ा गाड़ी के बाहर निकाल के लहराएं तो कपड़ा किधर लहराएगा? गाड़ी के चलने की दिशा में लहराएगा, या गाड़ी के चलने की दिशा की विपरीत दिशा में लहराएगा? विपरीत दिशा में लहराएगा। ठीक, तो गाड़ी अगर इधर चल रही है तो जो बल लगेगा वो किधर लगेगा? पीछे की तरफ लगेगा। और धरती भी बहुत तेज रफ्तार से घूम रही है। धरती के रोटेशन की स्पीड की बात करें तो वह 1670 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से धरती जो है वो घूम रही है। और इसी घूमने की वजह से एक फोर्स उत्पन्न होता है जिसको बोला जाता है कोरियालिस फोर्स, या कोरियालिस बल उत्पन्न होता है। इसका नाम कोरियालिस बल इसलिए है क्योंकि इसका जो खोज करी थी या इसके बारे में जो बताया था पहली बार, वो बताया था जीजी कोरियालिस ने, और उन्हीं जीजी कोरियालिस के नाम पर इसका नाम रख दिया गया कोरियालिस फोर्स। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें तो धरती जब वेस्ट से ईस्ट की तरफ घूम रही है तो इस पर जो बल लगेगा वो इधर की तरफ लगेगा, है ना। गाड़ी से आपने जब हाथ निकाला बाहर तो आपका हाथ पीछे की तरफ भागा, यानी कि अपोजिट डायरेक्शन में डिफ्लेक्ट हुआ, अपोजिट डायरेक्शन की तरफ उसमें विचलन आया। तो इसीलिए यहाँ पर जब ये कोरियालिस बल लगता है तो वो धरती पर बहने वाली हवाओं को, धरती के समुद्रों में बहने वाली जलधाराओं को विपरीत दिशा में क्या करता है? ढकेलता है। तो अगर कोई जलधारा यहाँ से चल रही है साउथ पोल से इक्वेटर की तरफ, तो अगर धरती घूम ना रही होती तो वो सीधी पहुंच जाती, क्योंकि उस पर कोई बल नहीं लग रहा। लेकिन क्योंकि अब यहाँ पर कोरियालिस बल लग रहा है तो जब वो यहाँ से चलेगी तो वो इस तरीके से क्या कर जाएगी? डिफ्लेक्ट हो जाएगी, क्योंकि बल इसको ढकेलेगा।
ऐसे यहाँ से अगर कोई धारा आ रही है तो वो सीधी पहुंचनी चाहिए अगर धरती घूम नहीं रही है। लेकिन अगर धरती क्योंकि घूम रही है तो इस पर कोरियोलिस बल लग रहा है विपरीत दिशा में, तो जब ये यहाँ से चलेगी तो सीधी ना पहुंचकर इसको ढकेल दिया जाएगा पीछे की तरफ, तो ये यहाँ पर पहुंचेगी। ठीक, तो ये क्या हो रही है, ये पश्चिम की तरफ क्या किया जा रहा है, इसको डिफ्लेक्ट कर देता है। कौन सा बल विचलित कर देता है, कौन सा बल, कोरियोलिस बल विचलित कर देता है। अगर हम इसको समझने की कोशिश करें और आसान भाषा में देखें तो अगर हम यहाँ पर साउथ पोल पर खड़े हैं और साउथ पोल पर खड़े होकर हम इक्वेटर की तरफ मूव करें, यानी कि धारा के बहने की दिशा में देखें, तो यहाँ से जब धारा चली तो ये धारा का राइट साइड है और ये धारा का लेफ्ट साइड है। धारा किधर की तरफ विचलित हो गई, लेफ्ट की तरफ विचलित हो गई। ठीक, यानी कि साउदर्न हेमिस्फेयर में धारा किधर मुड़ी है, अपने लेफ्ट की तरफ या अपने बाईं तरफ मुड़ गई है। वहीं अगर हम नॉर्थ पोल में खड़े हों और धारा के बहने की दिशा में मुंह करके खड़े हों तो ये धारा का राइट हो जाएगा और ये धारा का लेफ्ट हो जाएगा। यहाँ पर खड़े हों और इधर की तरफ देखें तो ये राइट हो जाएगा, ये लेफ्ट हो जाएगा। और यहाँ पर धारा किस दिशा में डिफ्लेक्ट हुई, अपने राइट की तरफ डिफ्लेक्ट हुई, यानी कि नॉर्दर्न हेमिस्फीयर यानी कि उत्तरी गोलार्ध में धारा अपने दाईं तरफ विचलित हो जाती है। क्यों विचलित हो जाती है, कोरियोलिस बल की वजह से। ये कोरियोलिस बल क्या कर रहा है, धारा की दिशा को परिवर्तित कर रहा है, दिशा में बदलाव आ रहा है। कोरियोलिस बल दिशा में ही बदलाव लाता है और कोरियोलिस बल की वजह से धारा उत्पन्न भी होती है। अब क्योंकि धरती 1670 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से जो है वो घूम रही है, तो यहाँ पर इस गति का सबसे ज़्यादा जो असर महसूस होगा वो महसूस होता है इक्वेटर पर, ना कि पोल्स पर। तो सबसे ज़्यादा इस बल का जो असर होगा वो इक्वेटर पर होगा। तो इस बल की वजह से इक्वेटर की जो समुद्र का जल है वो भी क्या होगा, विपरीत दिशा में बहना शुरू कर देगा, इधर बहना शुरू कर देगा। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, विषुवतीय महासागरीय जलधारा, इक्वेटोरियल ओशन करंट। तो कोरियोलिस बल क्या करता है, इक्वेटोरियल ओशन करंट को जन्म देता है। इसके अलावा अन्य धाराओं की दिशा को परिवर्तित करने का काम करता है। तो पहला फैक्टर तो आपका हो गया कोरियोलिस बल, जो किस वजह से उत्पन्न हुआ है, धरती के घूर्णन की वजह से। तो इसको आप दोनों में से किसी भी हेडिंग में रख सकते हैं कि धरती का घूर्णन एक कारक है, या आप ये कह सकते हैं कि कोरियोलिस बल जो धरती के घूर्णन रोटेशन की वजह से उत्पन्न हुआ है वो धाराओं की दिशा को और धाराओं की उत्पत्ति को प्रभावित करता है। तो ये एक क्या हो गया, कारण हो गया। और ये जो हम लोगों ने अभी बात की है ना कि उत्तरी गोलार्ध में जो जलधाराएं होंगी वो अपनी दाईं तरफ मुड़ जाएंगी, डिफ्लेक्ट हो जाएंगी, विचलित हो जाएंगी, और दक्षिणी गोलार्ध में जो जलधाराएं होंगी, ओशन करंट्स होंगी, वो अपनी बाईं तरफ विचलित हो जाएंगी। ये बात किसने कही थी, ये बात एक जियोग्राफर थे जिनका नाम था फेरेल के द्वारा दी गई थी। और ये चीज़ पवनों पर भी लागू होती है और जलधाराओं पर भी लागू होती है। तो ये फेरेल का नियम है। इसका अगर आप मेंशन अपने आंसर में कर देंगे तो आंसर में 4 चांद लग जाएंगे। तो पहली चीज़ हम लोगों ने देखी। दूसरा है हमारा कारक, वो है पवन या विंड्स। अब पवनों या विंड्स की बात हम लोग करें तो पहले एक बात हमें क्लियर हो जानी चाहिए कि हम पवनों को या विंड्स को 2 कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं। एक होती है हमारी लोकल विंड्स यानी कि स्थानीय हवाएं, और दूसरी हमारी होती है प्लानेटरी विंड्स, या जिनको हम लोग बोलते हैं परमानेंट विंड्स या स्थायी हवाएं। यहाँ पर जब हम लोकल विंड्स की बात करते हैं तो यहाँ पर चिनूक, फॉन, इस तरीके के विंड्स आती हैं, लू, जो एक पर्टिकुलर रीजन में एक पर्टिकुलर सीजन में ही चलती हैं, अस्थायी होती हैं। तो यहाँ पर हमें इनका कंटेक्स्ट नहीं लेना है। हम बात करेंगे यहाँ पर प्लानेटरी विंड्स की, या जो परमानेंट विंड्स होती हैं हम उनकी बात करेंगे। अब प्लानेटरी विंड्स क्या होती हैं, ये पूरे साल एक ही दिशा में चला करती हैं। जैसे अगर हम इस धरती की बात करें तो यहाँ पर कुछ हवाएं ऐसी होंगी जो हमेशा वेस्ट से ईस्ट की तरफ बहेंगी, कुछ हवाएं ऐसी होंगी जो हमेशा ईस्ट से वेस्ट की तरफ बहेंगी। ये पूरे साल इसी तरीके से बहती रहती हैं। वो हवाएं जो ईस्ट से वेस्ट की तरफ बहती हैं इनको बोला जाता है पूर्वी हवाएं, या इन्हीं को बोला जाता है ट्रेड विंड या
व्यापारिक हवाएं भी इनको बोला जाता है, या इन्हीं को सनमार्गी हवाएं भी बोला जाता है। रीजन वाइज थोड़ा नाम ऊपर नीचे हो सकता है कि भाई पोल्स के पास बह रही हैं, कि सब ट्रॉपिकल एरिया में बह रही हैं, कि इक्वेटर के पास बह रही हैं, थोड़ा नाम में बदलाव आ जाता है, लेकिन कंसेप्ट एक ही है, सनमार्गी हवाएं। और जो वेस्ट टू ईस्ट बहती हैं उनको बोलते हैं वेस्टर्लीज या पछुआ हवाएं, इनको ईस्टर्लीज भी बोलते हैं। जिधर से उत्पन्न हो रही उस दिशा के आधार पर नाम रखा जाता है। ये ईस्ट से वेस्ट की तरफ आ रही इसलिए ईस्टर्लीज हो गई, पूर्वैया हो गई, और वेस्ट से ईस्ट की तरफ आ रही इसलिए वेस्टर्ली यानी कि पछुआ हो गई। ठीक, खास बात क्या है कि पूरे साल एक ही दिशा में बहती हैं। और आपने देखा अगर आप किसी तालाब के किनारे अगर खड़े हो जो थोड़ा सा साइज में बड़ा है और अचानक से तेज आंधी आ जाती है, और आंधी जब उस तालाब के ऊपर से बह रही है, गुजर रही है, तो तालाब का पानी भी उस हवा की वजह से हवा की दिशा में क्या करने लगता है, बहने लगता है, लहरें मारने लगता है। तो हवा जब पानी के ऊपर से बहेगी तो फ्रिक्शन की वजह से पानी भी हवा की दिशा में बहना शुरू कर देगा। तो ये जो हवाएं हैं ये समुद्र के ऊपर भी बह रही हैं और लगातार एक ही दिशा में बह रही हैं। तो इनके इस फ्रिक्शन की वजह से, हवा के बहने की वजह से जो एक फ्रिक्शन पड़ रहा है, पानी के ऊपर जो घर्षण आ रहा है, उससे पानी भी हवा की दिशा में बहना शुरू कर देता है। यहाँ पर अगर हम लोग बात करें तो यहाँ पर एक जियोग्राफर थे जिनका नाम था H.U. स्वेरडप। H.U. स्वेरडप ने बताया था कि जो जलधाराएं होती हैं, समुद्री जलधाराएं यानी कि जो ओशन करंट होती है, उसकी गति को भी ये प्रभावित करती हैं और उसकी दिशा को भी प्रभावित करती हैं। फिलहाल गति की बात करें तो जलधारा की जो गति होती है वो समानुपाती होती है पवन की गति की। ठीक, अब यहां पर मान लीजिए पानी समुद्र का पानी है और हवा अगर इस दिशा में बह रही है तो समुद्र का पानी हवा की दिशा में बहना शुरू करेगा ना। इसका पानी समुद्र का हवा की दिशा में बहना शुरू करेगा, हवा अपने साथ पानी को लेके जाएगी, तो दिशा निर्धारित कर रही है और गति भी निर्धारित करती है। जो स्वेरडप ने बताया कि जलधारा की गति पवन की गति की समानुपाती होती है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनेट होती है। उन्होंने एक फार्मूला भी दिया, फार्मूला ये दिया कि जलधारा की गति जो होगी वो पवन की गति का 1.5% होगा। जलधारा की जो गति होगी वो जलधारा के ऊपर बहने वाली पवन की गति के 1.5% के बराबर होगा। तो अगर इस पानी के ऊपर, इस समुद्र के ऊपर ये जो हवा है ये अगर 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से बह रही है तो ये पानी को भी गतिमान कर देगी, पानी को भी मूवमेंट में ले आएगी अपनी दिशा में। लेकिन गति कितनी होगी, 60 किलोमीटर का 1.5% यानी कि 0.9 किलोमीटर पर आवर की गति से ये जो हवा है वो बहेगी। तो ये पवन है, इसका आपको समझ में आ गया कि पवन कैसे प्रभावित करता है। और ये जो इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल भी डालिए आंसर में, वो है गल्फ स्ट्रीम और क्यूरोशियो की धारा। क्यूरोशियो की धारा कहाँ पर बहती है, प्रशांत महासागर में बहती है, जापान के तट से लगती हुई ये बहती है। ठीक, तो H.U. स्वेरडप का हमने यहाँ पर नाम दिया, आप लोग उसका भी यहाँ पर एग्जाम में क्वेश्चन के आंसर में अगर नाम दे देंगे तो आपका आंसर जो है वो बाकी लोगों के मुकाबले बेहतर हो जाएगा। ठीक, यही चीज़ें होती हैं जो आपके आंसर को क्या करेंगी, अलग करेंगी, और ये इन औसत दर्जे के उत्तरों में आपको कभी भी ये चीज़ें देखने को नहीं मिलेंगी। ठीक, अब यहाँ पर अगली जो चीज़ है वो है हमारा इंसोलेशन। इसको हम लोग इंसोलेशन के नाम से यानी कि सूर्यातप के नाम से इसकी हेडिंग बना सकते हैं, या इसका हम तापमान के नाम से भी हेडिंग बना सकते हैं। ठीक, अब हम यहाँ पर एग्जाम्पल लेते हैं, वही ये धरती है हमारी, और धरती में ये हमारा क्या है, 0 डिग्री लैटिट्यूड है, यानी कि ये हमारा भूमध्य रेखा, विषुवत या इक्वेटर है। बाकी चीज़ों को दरकिनार कर देते हैं अभी, और हम एक चीज़ देखते हैं कि ये जो इक्वेटर है, इसमें आप लोगों ने पढ़ा होगा कि सूरज जो है वो इक्वेटर पर बिल्कुल सर के ऊपर चमकता है। ठीक है, सूरज वैसे मूव करता है, लेकिन हम जनरली एक चीज लेके चलते हैं कि इक्वेटर पर सूरज जो है वो सर के ऊपर चमकता है। अब क्योंकि इक्वेटर पर सूरज सर के ऊपर चमक रहा है तो सूरज का सबसे ज़्यादा जो सूर्यातप है, जो इंसोलेशन है, वो इक्वेटर पर ही आएगी। और क्योंकि इक्वेटर पर सबसे ज़्यादा सूर्यातप आएगा, सबसे ज़्यादा इंसोलेशन आएगी, तो यहाँ का तापमान बाकी जगहों के मुकाबले क्या होगा, ज़्यादा होगा। तो यहाँ का टेम्परेचर क्या हो जाएगा, यहाँ का टेम्परेचर हो जाएगा हाई। ठीक, तो यहाँ पर समुद्र के ऊपर भी टेम्परेचर क्या होगा, ज़्यादा होगा।
समुद्र के पानी का टेम्परेचर जब ज़्यादा होगा तो क्या होगा, तो हमने बेसिक साइंस पढ़ी हुई है कि अगर किसी चीज़ का टेम्परेचर ज़्यादा होता है तो वो चीज़ क्या होती है, वो चीज़ फैलने लगती है, उसका विस्तार होता है। विस्तार होता है तो विस्तार होने से वो चीज़ क्या हो जाएगी, हल्की हो जाएगी, है ना। हवा को गर्म करेंगे तो हवा हल्की होकर ऊपर उठती है, वही चीज़ पानी का है कि पानी अगर ठंडा है तो वो भारी होगा, उसकी डेंसिटी ज़्यादा होगी, वो नीचे बैठेगी, और जब पानी हल्का हो जाएगा गर्म होके तो वो क्या होगा, वो ऊपर उठेगा, ठीक, वो फैलेगा। तो पानी भी फैलता है। अब यहाँ पर दो चीज़ें निकल के आ जाती हैं। पानी जब फैलता है हमारा तो पानी हल्का हो जाता है, और यहाँ पर पोल्स का जो पानी है वो क्या है, वो पोल्स का पानी ठंडा है, क्योंकि ठीक उल्टा है यहाँ पर। तो यहाँ का पानी कैसा है, यहाँ का पानी भारी है, और इसकी वजह से ये जो पानी है ये नीचे की तरफ बैठना शुरू कर देता है। जब ये नीचे की तरफ बैठना शुरू कर देता है तो यहाँ का जो हल्का पानी है ये यहाँ पर जो पानी नीचे बैठा है उसकी जगह लेने के लिए मूव करना शुरू कर देता है सरफेस पर, ठीक। तो ये तापमान के परिवर्तन की वजह से इक्वेटर से पोल्स की तरफ, दोनों तरफ, इधर भी और इधर भी पानी का जो मूवमेंट है वो शुरू हो जाता है, ठीक। दूसरी चीज और हो जाती, एक चीज तो ये है ही, इस वजह से भी मूव कर रहा है। दूसरी चीज ये है कि पानी जब हल्का हुआ तो पानी ऊपर उठा, जब पानी ऊपर उठेगा तो यहाँ पर वाटर लेवल क्या हो जाएगा, यहाँ पर वाटर लेवल हाई हो जाएगा, क्योंकि पानी ऊपर उठ गया है, वाटर लेवल हाई हो जाएगा। कितना हाई हो जाएगा, तो जियोग्राफर्स ने यहाँ पर बताया है कि जो मिड लैटिट्यूड्स यानी कि जो मध्य अक्षांश हैं, पोल से हम कंपेयर ना भी करें, मध्य अक्षांशों से भी कंपेयर करें, तो यहाँ का जो वाटर लेवल है वो 8 सेंटीमीटर ऊंचा हो जाता है मध्य अक्षांशों से। तो यहाँ का पानी जब ऊंचा हुआ, यहाँ का पानी नीचा है, ढाल पर है, तो ये इस तरीके का एक सिस्टम उत्पन्न हुआ कि ये पोल्स पर पानी 8 सेंटीमीटर ऊंचा है, यहाँ पर नीचा है। जब ढाल बन गई तो पानी अब ऊंचाई से नीचाई की तरफ मूव करेगा कि नहीं करेगा, करेगा। और ये चीज कौन सी काम करेगी, यहाँ पर ग्रेविटी काम करेगी। कोई भी चीज ऊपर से नीचे की तरफ क्यों आती है, क्योंकि ग्रेविटी लग रही है। तो तापमान ने अपना खेल यहाँ पर किया, मूवमेंट शुरू करवाया। दूसरी चीज, तापमान की वजह से पानी हल्का होकर ऊंचा हो गया, तो यहाँ पर एक ढाल उत्पन्न हो गई, एक स्लोप उत्पन्न हो गई, एक ग्रेडियंट डेवलप हो गया, और उस ग्रेडियंट के डेवलप होने की वजह से ग्रेविटी यहाँ पर अपना काम करना शुरू करेगी, ग्रेविटी एक्शन में आएगी, और ये ऊंचाई से पानी को नीचे की तरफ खींचेगी, और पानी का मूवमेंट को ये सपोर्ट करेगी टूवर्ड्स पोल फ्रॉम इक्वेटर। तो ग्रेविटी यानी कि गुरुत्वाकर्षण भी पानी का मूवमेंट यहाँ पर करवाता है, और ये भी हमारा एक फैक्टर है जलधाराओं के मूवमेंट के लिए, स्पीड के लिए भी, ठीक है। अब अगली चीज हम लोग देखते हैं, गुरुत्वाकर्षण भी हम लोगों ने देख लिया, हम लोगों ने तापमान भी देख लिया। अब आते हैं हम लोग घनत्व पर। घनत्व यानी कि डेंसिटी। पानी की जो डेंसिटी होती है, जो घनत्व होता है, वो मोटे तौर पर दो चीजों पर डिपेंड करता है। एक है पानी का तापमान, और दूसरा है पानी की सैलिनिटी यानी कि लवणता। तापमान में हम लोगों ने देखा कि टेम्परेचर जब हाई होगा तो डेंसिटी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, क्योंकि पानी फैल रहा है, ठीक। वहीं सैलिनिटी की अगर बात करें तो हम मान लेते हैं कि पानी की दो बॉडीज हैं, एक पानी हमारे पास सादा है, ठीक, ये सादा पानी है, और यहीं पर हमारे पास पानी कैसा है, ये नमक मिला हुआ पानी है। यानी कि ये कैसा है, यहाँ पर सैलिनिटी कैसी है, यहाँ पर लवणता क्या है, ज़्यादा है। तो यहाँ पर पानी जो, जहाँ पर सैलिनिटी ज़्यादा है वहाँ पर कम सैलिनिटी वाला पानी मूव करना शुरू करेगा, जिससे कि यहाँ की सैलिनिटी क्या हो जाए, बैलेंस हो जाए। यानी कि पानी जो है वो लो सैलिनिटी से मूव करता है हाई सैलिनिटी की तरफ। ये भी एक कारण है जलधाराओं के उत्पन्न होने का, लेकिन यहाँ पर हम डेंसिटी के कंटेक्स्ट में समझ रहे हैं। अब एक चीज यहाँ पर ध्यान रखिए कि अगर सादा पानी है और एक पानी में हमने नमक घोल रखा है, तो जिस पानी में नमक घुला हुआ है उस पानी की डेंसिटी ज़्यादा हो जाएगी, क्योंकि उसमें पानी के अणुओं के साथ साथ नमक के जो है वो भी घुल गए हैं, तो डेंसिटी क्या हो गई, ज़्यादा हो गई। तो सैलिनिटी ज़्यादा होगी तो डेंसिटी क्या हो जाएगी, ज़्यादा हो जाएगी।
और डेंसिटी ज़्यादा तो पानी कैसा हो गया, भारी। सैलिनिटी कम हो गई तो डेंसिटी कम हो गई, पानी क्या हो गया, हल्का हो गया। यही चीज़ टेम्परेचर के ऊपर भी लागू होती है। तो इससे हाई डेंसिटी से और हाई सैलिनिटी से लो सैलिनिटी के बीच में जो ओशन करंट है उसका फ्लो तो होता ही होता है। दूसरी चीज़ हम लोगों ने यहाँ पर देखी है कि जो भारी पानी होगा वो नीचे बैठना शुरू करता है और हल्का पानी जो होगा वो ऊपर आना शुरू करता है। तो डेंसिटी की वजह से यहाँ पर ओशन करंट सरफेस पर तो शुरू होगी ही होगी, साथ ही साथ वर्टिकल करंट भी शुरू होती हैं। ऊर्ध्वाधर धाराएं भी यहाँ पर जो है वो बननी शुरू हो जाती हैं, उत्पन्न हो जाती हैं। और डेंसिटी में हम लोगों ने देखा ना कि अंतर क्यों आ रहा है, तापमान और सैलिनिटी में यानी कि लवणता में अंतर की वजह से ये आ रहा है। तो ये हमारे पास एक और हो गया, घनत्व की वजह से क्या होता है वो भी हम लोगों ने देख लिया। अब अगली चीज है तटरेखा और बॉटम रिलीफ, यानी कि समुद्र तल का जो आकार है या आकृति है। ठीक, अब तटरेखा क्या है, मान लीजिए कि ये एक महाद्वीप है, यहां से एक जलधारा बहती हुई चली आ रही है, बहती हुई चली आ रही है, और जब ये यहां पर इससे टकराएगी तो क्या जमीन पर चढ़ जाएगी, नहीं। इससे टकराने के बाद ये क्या कर देगी, ये अपनी दिशा को बदल लेगी, या तो इधर चली जाएगी या ये इधर चली जाएगी। ठीक, इसी तरीके से मान लीजिए कि ये एक महाद्वीप है और एक जलधारा यहां से बहती हुई इससे केप से टकराती है। जब केप से टकराती है तो ये क्या होगी, ये बट भी सकती है, यहां पर इसके दो भाग हो सकते हैं। तो जलधाराएं बेसिकली जब महाद्वीप तटरेखाओं से टकराती हैं तो उनकी जो दिशा है वो दिशा बदल जाती है। ऐसी जगहों से टकराने पर अक्सर वो दो भागों में बट भी जाती हैं। ठीक है ना। तो यहाँ पर हमको ये ध्यान रखना है कि जो तटरेखा है वो भी यहाँ पर प्रभावित करती है, या जो करंट है वो तटरेखा से टकराकर या तो अपना रास्ता बदल देंगी या दो या अधिक भागों में विभाजित हो जाएंगी और या फिर उस तट के सहारे बहने लगेंगी। ठीक, ऐसी ही समुद्र तल की आकृति है। समुद्र की तली हमारे पास फ्लैट तो है नहीं, समुद्र की तली भी ऊंची नीची है। कहीं पर समुद्र की तली में हमारे पास रिजेस हैं, जिनको हम लोग क्या बोलते हैं, कटक बोलते हैं, गहरे गड्ढे। ठीक है, ट्रेंचेस, खाइयां, ये हैं गड्ढे। जैसे हमारे पास मैरियाना ट्रेंच है, हम लोगों ने नाम दिया, ईजो ट्रेंच है हमारे पास। ठीक, ऐसे ही हमारे पास सिल्स हैं। सिल्स का मतलब क्या है, समुद्र का तल कहीं पर ऊंचा हो गया, कहीं पर अचानक से गहरे गड्ढे हो गए, कहीं पर रिजस बन गए, कटक बन गए। तो ये भी धाराओं के प्रवाह को प्रभावित करती हैं। जैसे जो क्यूरेशियो की धारा है, जब ये पैसिफिक ओशन में ईजू रिज के पास से गुजरती है तो वहाँ पर ऊंचाई के कारण उसकी दिशा में थोड़ा सा बदलाव आ जाता है। ध्यान रखना है, ईजू रिज की वजह से क्यूरेशियो की धारा की दिशा में बदलाव आ जाता है। तो ये हमारे पास वो सारे इंपॉर्टेंट फैक्टर्स हैं जो ओशन करंट को प्रभावित करते हैं। अब इन ओशन करंट को प्रभावित करने के बाद जब हमारे पास उत्तर लिखना होगा तो हम इनको ऐसे ही लिख सकते हैं कि भाई ओशन करंट को हमने डिफाइन कर दिया भूमिका में, फिर हमने बता दिया कि इनके ये फैक्टर्स हैं और उन फैक्टर्स को हम लोगों ने लिख दिया कि भाई जो सूर्यातप है वो प्रभावित करता है, लिस्ट कर दिया। इसको थोड़ा सा और बेहतर हम लोग कर सकते हैं, हम लोग इन फोर्सेस को भी दो पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। हम इन फोर्सेस को प्राइमरी फोर्सेस में डिवाइड कर सकते हैं और सेकेंडरी फोर्सेस यानी कि प्राथमिक कारक या बलों में और द्वितीय कारक या बलों में डिवाइड करके इनको हम इनका आंसर में लिख सकते हैं। प्राइमरी फोर्सेस कौन से, जो धारा को ज़्यादा प्रभावित करते हैं, उनके उत्पन्न होने, उनको गति देने में प्राइमरीली कंट्रीब्यूट करते हैं, वो प्राइमरी फोर्सेज हैं। सेकेंडरी फोर्सेज जो इनमें संशोधन करते हैं, इनमें बदलाव करते हैं, गति को थोड़ा बहुत बदलाव कर दिया, दिशा में थोड़ा बहुत बदलाव कर दिया, तो ऐसे कारण कहलाते हैं द्वितीयक कारण। ठीक है, तो अब हम इसका उत्तर लिखना शुरू करते हैं। तो चलिए यहाँ पर सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसकी भूमिका लिखेंगे जिसमें हम लोग बताएंगे कि ओशन करंट क्या होती हैं और फिर उसको हम लोग क्वेश्चन की डिमांड से जोड़कर आगे लिखना शुरू करेंगे। तो हम लोग यहाँ पर लिखते हैं सबसे पहले इसकी डेफिनेशन कि समुद्री जो जल धारा है, ठीक है, वो क्या है। समुद्री जल की एक निश्चित दिशा में सामान्य गतिशीलता
समुद्री जलधारा कहलाती है। इनकी उत्पत्ति प्रवाह व दिशा अनेक शक्तियों से। अब मैं चुप रहूंगा और मैं लिख रहा हूं केवल। ये एक फ्लो चार्ट बना देंगे प्राथमिक और द्वितीयक शक्तियों को दिखाते हुए। प्राथमिक शक्तियों को डिस्कस करेंगे डिटेल में शब्द सीमा के अनुसार। 200 शब्दों के हिसाब से हम लोग यहाँ पर लिख रहे हैं। पहला कोरियालिस बल, यहाँ पर धात्विक गुणन भी लिख सकते हैं। फेरल का नाम जरूर देना है। पवने करती हैं। और एच डी स्वर्डप का नाम, एच क्यू स्वर्डप का नाम ठीक। 1.5% का भी आप लिख सकते हैं। सूर्यातप। एक प्रवणता यानी कि ढाल जो है वो उत्पन्न करता है। गुरुत्वाकर्षण,
अब द्वितीय कारकों पे आ जाते हैं, सेकेंडरी। तटरेखा और समुद्री तल या सागरी तल। ब्राज़ील का 100 रुपये अंतरीप। हम लोगों ने भी देखा है। तो ये हम लोगों ने आंसर लिखा और लगभग 8 साढ़े 8 मिनट के अंदर हम लोगों ने आंसर लिख दिया है। इसको और जल्दी लिख सकते थे अगर मुझे बोलना ना होता। तो ये हमारा जो क्वेश्चन था उसको हमने डिस्कस कर लिया है। अब अगले वीडियो में हम लोग एक और क्वेश्चन को लेके आएंगे और उसको डिस्कस करेंगे। इस क्वेश्चन का हिंदी और इंग्लिश दोनों वर्जन का जो पीडीएफ है वो आप यहाँ पर जो टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया जा रहा है वहाँ पर आप जाकर उसको डाउनलोड कर सकते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तो तक पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। ऑल द बेस्ट।